स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अष्टफलकीय उप सह संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा था। तो क्या बताया था हमने कि कोई विलगित गैसीय परमाणु जो रहता है उसमें धातु परमाणु के जो डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल रहते थे, उन पांचों के ऊर्जा क्या रहती थी? समान। पांचों की ऊर्जा क्या रहती थी? समान। तो हम इनको बोलते थे डीजनरेसी। और ये डीजनरेट क्यों रहते थे? क्योंकि धातु परमाणु आयन के चारों तरफ ऋणावेशों का एक गोलीय सममिति क्षेत्र रहता था, लेकिन लिगैंड की वजह से ये सममित क्षेत्र डिस्टर्ब हो जाता था, असम्मित हो जाता था, जिस वजह से डीजनरेसी खत्म हो जाती थी। डीजनरेसी खत्म होने करते कि इनकी ऊर्जा समान नहीं रहती थी पांचों ऑर्बिटल की, तो दो समुच्च बन जाते थे। 3 एक संग में, इसको हम T2G कहते थे, ये दोनों एक संग में जिनको हम EG कहते थे। तो ये दो समुच्च में विपाटन हो जाता था। तो हमने आपको बताया था कि ऑक्टाहीड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अष्टफलकीय उपसह संयोजन समूह, उनमें ये आपकी जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल थी गोलीय सममिति के कारण, लेकिन लिगेंड जैसे ही आया तो ये दो समुच्चों में टूट गया, EG और T2G। T2G में कौन कौन से? ये 3 डी ऑर्बिटल है, और EG में ये 2 हैं। कौन कौन से? dx² - y² और dz²। और यहाँ पर कौन सी है T2G में? dxy, dyz, dzx। ठीक है, तो ये दो समुच्चों में टूट जाती हैं, लेकिन EG की बढ़ जाती है ऊर्जा इस औसत ऊर्जा से, और T2G की इस औसत ऊर्जा से कम हो जाती है। इसका कारण भी बताया था कि जो EG ऑर्बिटल होती हैं वो लिगेंड की दिशा में आती हैं, लिगेंड की दिशा वाली अक्षों पर होती हैं। EG जो होती है वो लिगेंड की दिशा वाली अक्षों पर होती है, जिससे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस होता है EG में, क्योंकि वो लिगेंड वाली अक्षों पर होती हैं। जबकि T2G क्या होती है? अक्ष के मध्य में होती है, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण थोड़ा कम महसूस होता है, इसलिए औसत ऊर्जा से इनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये तो हम पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय का, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हमको पढ़ना है चतुष्फलकीय में। चतुष्फलकीय टेट्राहीड्रल उपसह संयोजन समूहों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि उल्टा होता है इसमें, उल्टा। तो ये हमारा कोई मुक्त आयन है जिसके डी कक्षक हैं, ये 5 डी कक्षक। तो इनमें क्या हुआ? ऋणावेश गोलीय सममिति के कारण पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा क्या है? समान, जिसको हम कहते हैं डीजनरेट। अब क्या हुआ कि जैसे ही लिगेंड पास में आया तो ये दो समूहों में विपाटन हो गया। फिर से किसमें? EG और T2G में। तो T2G में ये 3 होती हैं, dxy, dyz, dxz। और EG में कौन कौन सी? ये 2, dx² - y², dz²। अब होगा क्या कि ये टूटी जैसे ही, तो इस बार T2G ऊपर गया और EG नीचे गया। जबकि ऑक्टाहीड्रल में क्या हो रहा था? ऑक्टाहीड्रल में EG ऊपर और T2G नीचे, दो समुच्च बन रहे थे। तो EG की जो ऊर्जा थी वो औसत ऊर्जा से बढ़ रही थी। कितनी बढ़ रही थी? 3/5 डेल-O। और डेल ओ क्या था हमारा? ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स में दोनों समुच्चों की एनर्जी में अंतर, EG और T2G की ऊर्जा में जो अंतर था उसको हम डेल ओ कहते थे, क्योंकि ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स था। तो अब इसमें कमी कितनी हो रहेगी? 2/5 डेल ओ। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय में बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा क्या कि यहाँ EG में ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, EG में क्या होगी? कम होगी। तो EG की जो औसत ऊर्जा से क्या होती है? ऊर्जा कम हो जाती है। जबकि T2G जो समुच्च बना उसकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 2/5 डेल टी लिखा है इस बार। डेल टी मतलब टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में दोनों समुच्चों के बीच की ऊर्जा में अंतर। कितना ऊर्जा में अंतर है? डेल टी हो गया वो। और EG में क्या होती है? कमी। तो कितनी कमी होती है? 3/5 डेल टी। तो याद रखना कि जब ये हमारा EG में होगा तो यहाँ 3/5 वृद्धि होती है EG में, और जबकि EG में यहाँ पर 3/5 की कमी होती है। यहाँ देखिए कि 2/5 की T2G में कमी होती है ऑक्टाहीड्रल में, लेकिन टेट्राहीड्रल में 2/5 डेल टी वृद्धि, इतनी ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल उल्टा है बस, ठीक है, उल्टा होता चतुष्फलकीय में। अब एक पॉइंट और बताया गया कि जो डेल टी होती है वो 4/9 होती है डेल ओ की। तो डेल टी क्या है? दोनों समुच्चों की ऊर्जा में अंतर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में। और डेल ओ क्या है? दोनों समुच्चों की ऊर्जा में अंतर, लेकिन ऑक्टाहीड्रल में। तो ऑक्टाहीड्रल समुच्चों में जो एनर्जी में अंतर होता है और जो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स के समुच्चों में एनर्जी में जो अंतर होता है, उन दोनों के बीच में ये संबंध होता है कि डेल टी बराबर 4/9 डेल ओ। ठीक है, और यहां पर हमने आपको बताया था ऑक्टाहीड्रल में कि D3 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब तक D3 होगा तो हुंड का नियम लागू होगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि T2G में जाए। किस में जाए? हमने यहां समझाया था आपको, कहां जाए चौथा इलेक्ट्रॉन? ये हो सकता है कि EG में चला जाए,
और हो सकता है कि T2G में ही चला जाए, ये देखिए T2G में ही चला गया, या हो सकता है चौथा इलेक्ट्रॉन EG में चला गया। तो EG में कब जाएगा? जब पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा होगा, P का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और उस समय कौन सा लीगेंड होंगे? दुर्बल क्षेत्र लीगेंड। और कॉम्प्लेक्स कौन से बनेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहां पर जो ऑर्बिट बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। और यदि चौथा इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 तीन जन है, लेकिन चौथा EG में नहीं गया, चौथे ने क्या कर ली? पियरिंग कर ली। तो पियरिंग कब करेगा? जब युग्मन ऊर्जा P का मान क्या होगा? डेल O से कम होगा। और जब पियरिंग ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो पियरिंग नहीं होगी, EG में जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब चौथा इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा तो दुर्बल क्षेत्र लीगेंड होंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, बाह्य कक्षक कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और जब पियरिंग हो जाएगी तो इसको हम बोलेंगे कि प्रबल क्षेत्र लीगेंड की वजह से ऐसा होगा। और कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनको हम बोलते थे आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये युग्मन के लिए बाध्य करें। ये ऑक्टाहीड्रल की बात हो रही थी, लेकिन अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि कक्षकों की विपाटन ऊर्जा इतनी अधिक नहीं होती है। किसमें? टेट्राहीड्रल में कक्षकों की जो विपाटन ऊर्जा है वो इतनी अधिक नहीं होती है कि इलेक्ट्रॉन युग्मन के लिए बाध्य करे। इसलिए निम्न प्रचक्रण विन्यास बिरले ही देखा जाता है। तो निम्न प्रचक्रण वाले, ये लो स्पिन वाले, ये नहीं होता है। ये वाली पॉसिबिलिटी टेट्राहीड्रल में संभव नहीं है। टेट्राहीड्रल में ये वाला चलेगा। टेट्राहीड्रल में क्या चलेगी? ये वाला बहुत कम चलेगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं, बिरले ही बहुत कम मिलते हैं टेट्राहीड्रल में। निम्न प्रचक्रण विन्यास बिरले ही देखा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज उपसह संयोजन यौगिकों में रंग। क्या पढ़ने वाले हैं? उपसह संयोजन यौगिकों में रंग। तो आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि संक्रमण धातुओं में क्या होता है? विशिष्ट रंग पाए जाते हैं। तो जहां पर संक्रमण धातुओं के जो संकुल होते हैं उनमें उनके संकुल किस प्रकार के होते हैं? रंगीन होते हैं। तो यहां पर एक बात बताया गया कि हमारे पास कोई सैंपल है और हमने उस सैंपल को श्वेत प्रकाश में से होकर बाहर निकाला, तो क्या होगा कि कुछ भाग तो अवशोषित हो जाएगा और कुछ क्या होगा? श्वेत बाहर निकलने वाला प्रकाश अब श्वेत नहीं रहेगा। अब हमने किसी सैंपल को श्वेत प्रकाश से निकाला तो कुछ भाग तो अवशोषित हो जाएगा, लेकिन अब जो बाहर निकलने वाला प्रकाश है वो श्वेत नहीं होगा। वो किस होगा? वो रंग का दिखाई देगा। तो किस रंग का दिखाई देगा? जो रंग अवशोषित होगा उसका पूरक रंग दिखाई देगा हमें। तो संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा, जो संकुल है ना, तो संकुल किस रंग का दिखाई देगा? संकुल उस रंग का दिखाई देगा जो संकुल के द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होगा। तो संकुल जिस रंग को अवशोषित करेगा उसके पूरक रंग का संकुल दिखाई देगा हमें। तो पूरक रंग अवशेष तरंग दैर्ध्य द्वारा उत्पन्न होता है। यदि संकुल हरा रंग अवशोषित करता है, मान लिया कि कोई संकुल है जो हरा रंग अवशोषित करता है, तो हरे रंग का जो पूरक होगा, पूरक वाला जो कलर होगा वो संकुल का होगा। तो हरे रंग का पूरक होता है लाल। तो यदि संकुल हरा रंग का अवशोषित कर रहा है, हरा रंग को क्या कर रहा है? अवशोषित, तो हरे का जो पूरक होगा वो संकुल का कलर होगा, तो लाल दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया गया है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पीले रंग को अवशोषित करता है और दिखाई क्या देता है? हमें बैगनी। तो ये क्या हो गया? इसका पूरक कलर हो गया। तो संकुल हमें वो उस कलर का दिखाई देता है जिस कलर को वो अवशोषित करता है, उस अवशोषित कलर के पूरक वाले कलर का दिखाई देता है। देखिए, संकुल का रंग वह दिखाई देता है जो उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। तो संकुल किस रंग का दिखाई देता है? जो कलर को वो अवशोषित करेगा उसके पूरक रंग का। तो हमें यहाँ पर टेबल दी है कि कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं और उनके द्वारा हमें अवशोषित प्रकाश की वेवलेंथ का मान दिया गया है और बताया, ये वेवलेंथ दी गई है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ के मान दिए गए हैं और बताया गया है कि ये वाला प्रकाश को ये वाला कॉम्प्लेक्स अवशोषित कर रहा है और इस रंग को हमें दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि ये संकुल जो होते हैं, उपसह संयोजन यौगिक जो संकुल हैं, इनमें रंग किस वजह से होता है? तो इनमें रंग होता है डीडी ट्रांजिशन की वजह से। किसकी वजह से होता है? डीडी ट्रांजिशन। तो उपसह संयोजन यौगिकों में जो रंग दिखाई देता है उस रंग का कारण है डीडी ट्रांजिशन। अब क्वेश्चन आता है कि डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं डीडी संक्रमण।
तो उप सह संयोजन में जो कलर होता है वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से दिखाई देता है। डीडी हिंदी में बोले तो डीडी संक्रमण की वजह से दिखाई देता है। होता क्या है ये? होता ये है कि मान लिया हमारे पास कोई T2G है, ये T2G और ये हमने बना दी EG। मान लिया कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पहुंच गया, इस डी ऑर्बिटल से इस डी ऑर्बिटल में पहुंच गया, ट्रांजिशन हो गया डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में। तो इस प्रोसेस को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो किताब से पढ़ लेते हैं कि यदि धातु का डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन, कोई धातु है, उस धातु में डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था में है T2G में। देखो मैंने ये बनाया, ये हमने फिर से बना देते हैं, ये ले लिया, यहां पर हमने ये T2G ले लिया और यहां ले लिया हमने EG। तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये क्या हुआ, निम्न ऊर्जा वाला, ये निम्न ऊर्जा वाला, और ये क्या है हमारा उच्च ऊर्जा वाला। तो मान लिया कोई धातु है जिसके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा में है, लेकिन वो उत्तेजित होकर ऊपर उच्च ऊर्जा में वाले कक्षक में जा रहा है, तो यहां से यहां जा रहा है, तो ये भी डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल। तो इस प्रोसेस को हम डी ट्रांजिशन कहते हैं। तो धातु के डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा वाले ऊर्जा अवस्था में है, मतलब T2G कक्षक में है। कौन से कक्षक में है, T2G। और वो क्या कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस जो T2G में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, उसकी अगली कक्षा, कौन सी कक्षा, EG। तो वो इलेक्ट्रॉन के लिए उपलब्ध है, क्या उपलब्ध है, EG रिक्त है। EG कैसी है, रिक्त। तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ प्रकाश का अवशोषण कर कर, मतलब ऊर्जा को अवशोषित कर कर उत्तेजित होकर कहाँ चला जाएगा, T2G लेवल से EG लेवल में उत्तेजित हो जाएगा। कहाँ उत्तेजित हो गया, T2G से EG में चला गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। और इस डीडी ट्रांजिशन की वजह से ही संकुल में रंग दिखाई देता है। देखो उन्होंने यहाँ पर लिया कि एक मूल अवस्था है, ये T2G है, 1 2 3 बना दिए इसके, ये EG है, ये 2 बना दिए, 1 2, EG में 2 होते हैं। तो इस T2G ये निम्न ऊर्जा लेवल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल खाली हैं EG के। तो ये क्या हुआ कि उत्तेजित जब हुआ, इसने थोड़ा सा ये कोई hν मतलब प्रकाश, कुछ प्रकाश को अवशोषित किया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, T2G से EG में पहुंच गया। और ये इस प्रोसेस को हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। इसी वजह से कॉम्प्लेक्स हमें कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो मान लिया हमारे पास ये T2G में एक इलेक्ट्रॉन था और EG में क्या था, 0 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, hν ऊर्जा को अवशोषित कर कर ये जो T2G में तो 0 हो जाएगा और EG में ये एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। इसको ही हम डीडी ट्रांजिशन कहते हैं। इसी डीडी ट्रांजिशन की वजह से हमको कॉम्प्लेक्स रंगीन दिखते हैं। ठीक है। अब जो लीगेंड, हमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि हमको जो कलर दिखता है वो लीगेंड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है कलर, लीगेंड की वजह से। तो लीगेंड की अनुपस्थिति में क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लीगेंड की वजह से तो विपाटन होता है। विपाटन मतलब ये टूटना। ये देखिए, ये तो कोई नॉर्मल धातु थी और ये हमारी ऋणावेशित गोलीय सममित है, और जैसे लीगेंड्स आया तभी तो विपाटन हुआ। ये इसका चित्र है, ये इसका है, ये इसका है। जैसे लीगेंड्स आया तभी विपाटन हुआ ना। तो लीगेंड की वजह से विपाटन होता है, मतलब ये दो समुच्चयों में बढ़ता है। तो जब लीगेंड ही नहीं होगा तो विपाटन नहीं होगा, तो पदार्थ कैसा होगा, रंगहीन होगा। विपाटन नहीं होगा तो T2G और EG नहीं बनेगा ना, तो T2G से EG में कहाँ जाएगा। तो लीगेंड की अनुपस्थिति में विपाटन नहीं होगा, मतलब पदार्थ रंगहीन होता है। यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया, ये कॉम्प्लेक्स है, तो वो कह रहे हैं हमने इस कॉम्प्लेक्स को गर्म किया। तो यहाँ पर लीगेंड कौन है, ये क्वा H2O क्या है, लीगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। टाइटेनियम हमारी केंद्रीय धातु परमाणु है, और Cl क्या है, हमारा काउंटर आयन है, प्रति आयन है। तो यहाँ पर जो H2O है वो लीगेंड की तरह काम कर रहा है। तो यदि हम इसको गर्म करते हैं तो ये H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर इस कॉम्प्लेक्स में कोई कलर नहीं रहता है। तो इस कॉम्प्लेक्स को जब हम गर्म करते हैं तो H2O बाहर, मतलब एक्वा, मतलब लीगेंड्स क्या हुआ, नहीं बचाओ। जब लीगेंड्स की वजह से ही तो कॉम्प्लेक्स रंगीन होता है, तो लीगेंड्स ही नहीं बता तो इस कॉम्प्लेक्स का कोई कलर ही नहीं होगा। तो हम भाषा पढ़ लेते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं
कि लीगेंड की अनुपस्थिति में यदि लीगेंड नहीं होगा तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन नहीं होगा, और विपाटन नहीं होगा तो T2G ईजी नहीं बनने वाली है। तो कहां से कहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो डी ट्रांजिशन ही नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो पदार्थ रंगहीन होगा, रंगीन नहीं होगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यदि इस कॉम्प्लेक्स को हम गर्म कर दें तो ये रंगहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि H2O जो है क्या है, ये लीगेंड है, और गर्म करने पर ये जल बाहर निकल जाएगा, मतलब लीगेंड खत्म। तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा। तो हम पढ़ते हैं कि हमने ये कॉम्प्लेक्स लिया, इस कॉम्प्लेक्स को गर्म किया तो इसमें से क्या हुआ, जल बाहर निकल गया। जल बाहर निकलने का अर्थ है कि ये क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, मतलब लीगेंड बाहर निकल गया। जल बाहर निकलने का अर्थ यहाँ पर है कि लीगेंड बाहर चला गया, लीगेंड बाहर गया तो ये कैसे हो गया, रंगहीन हो गया। इसी प्रकार से आप जानते हो कि कॉपर सल्फेट जो होता है वो श्वेत होता है, परंतु यदि कॉपर सल्फेट का ये 5H2O वाला है, जल के अणु इसमें जल योजित कॉपर सल्फेट है, तो ये नीले रंग का होता है, क्योंकि ये यहाँ पर किसकी तरह व्यवहार करेगा, लीगेंड की तरह। तो CuSO4 किस कलर का, श्वेत, जबकि CuSO4.5H2O जल योजित कॉपर सल्फेट कैसा होता है, नीले रंग का, क्योंकि ये लीगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा पढ़ा दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की लिमिटेशन। हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले तो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने उपसह संयोजन यौगिकों में बंधन को समझाया था, बंधन की प्रकृति को समझाया था, पर कुछ कमी रह गई थी वर्नर के सिद्धांत में कि कुछ ही यौगिक उपसह संयोजन यौगिक क्यों बनाते हैं, सभी यौगिक उपसह संयोजन यौगिक क्यों नहीं बनाते। उपसह संयोजन जो यौगिक होते हैं उनमें जो आबंध होते हैं वो दिशात्मक क्यों होते हैं, उपसह संयोजन यौगिकों में चुंबकीय गुण क्यों होता है, ध्रुवण घूर्णक क्यों होते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वर्नर नामक वैज्ञानिक का जो सिद्धांत था वो नहीं दे पाया। वर्नर का सिद्धांत इन तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। तो कुछ अन्य प्रस्तावित किए गए। क्या क्या प्रस्ताव दिए गए, कौन कौन सी थ्योरी दी गई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लीगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कुछ बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे पाई, इसमें पूर्व अनुमान बहुत ज्यादा था, इसमें दुर्बल लीगेंड और प्रबल लीगेंड में विभेद नहीं बताया गया। तो बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी में जो कमियां थी उस कमी को दूर किसने किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। लेकिन अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए आई लीगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की थोड़ी सी कमी देखनी है। तो सबसे पहले तो कहा गया कि यहां पर क्रिस्टल क्षेत्र मॉडल के द्वारा जो उपसह संयोजन यौगिक बन रहे थे तो उनकी संरचना का, रंग का तथा चुंबकीय गुणों का काफी हद तक सफलतापूर्वक समझाया जा सका। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के माध्यम से उपसह संयोजन यौगिकों के बनने, उनकी संरचना, रंग और चुंबकीय गुणों को काफी हद तक सफलतापूर्वक समझाया जा सका। तो ये तो इनकी एप्लीकेशन है कि इसकी सहायता से हमने इन सबको समझा लिया, उसकी संरचना समझा ली, कैसे यौगिक बन रहा है, रंग क्यों होता है डी ट्रांजिशन की वजह से, चुंबकीय गुण क्यों होता है एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। परंतु ये तो हमने समझा लिया CFT से, परंतु CFT से लीगेंड बिंदु आवेश थे। हमने CFT में क्या माना था, लीगेंड को बिंदु आवेश माना था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लीगेंड द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सार्वधिक होना चाहिए, जबकि ऋणायन लीगेंड वास्तव में जो थे, देखो बिंदु आवेश माना गया था, ऋण आयन वाले, देखो यहाँ पर लिखा होगा, दिखाई देते आपको। सबसे पहले ये बात पढ़िए आप, ऋण आवेशित लीगेंडों को एक बिंदु आवेश के रूप में माना गया और उदासीन लीगेंड को द्विध्रुव के रूप में माना गया। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऋण आवेश लीगेंडों को जब बिंदु आवेश के रूप में माना गया तो यहाँ पर विपाटन सबसे ज्यादा होना चाहिए, विपाटन सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब एक सीरीज पढ़ाई थी अभी हमने आपको, तो आपने देखा होगा कि जो ऋण आवेशित लीगेंड हैं वो सबसे दुर्बल लीगेंड्स हैं, और दुर्बल लीगेंड्स क्या करते, विपाटन कम करते हैं, और ये थे हमारे प्रबल लीगेंड्स, तो ये विपाटन क्या करते, ज्यादा करते। तो जब यहाँ पर हमने इसको बिंदु आवेश माना ऋण आवेश लीगेंड को, तो इनको विपाटन ज्यादा करना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल जो हमारी सीरीज है उसमें ऋण आयन वाले जो लीगेंड है उनका वो कहाँ रखे गए, दुर्बल क्षेत्र लीगेंड में, तो विपाटन क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसी का स्पष्टीकरण हमारा CFT नहीं दे पाया। तो यहाँ CFT में आपको कमी लिखी है कि CFT की अवधारणा के अनुसार ऋण आवेश लीगेंड बिंदु आवेश हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऋणायन लीगेंड के द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सार्वधिक होना चाहिए।
क्योंकि प्रतिकर्षण अधिक होगा ना, तो ऋणायन लिगेंड के द्वारा डी कक्षकों का विपाटन सर्वाधिक होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। जबकि ऋणायन लिगेंड को वास्तव में यदि हम स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के निचले सिरे पर आते हैं, पीछे आते हैं, और इसके अतिरिक्त एक तो कमी ये थी इसमें कि ऋणायन लिगेंड से विपाटन ज्यादा होना चाहिए CFT में, तो लेकिन ऋणायन जो लिगेंड है वो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में पीछे आते हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आते हैं। एक कमी तो ये थी। दूसरी कमी थी कि लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के मध्य जो आबंध था, जो हमारी एम और लिगेंड के मध्य जो हमारा आबंध था, उसमें जो सहसंयोजक प्रकृति को संज्ञान नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि ये आयनिक होता है, धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य जो बंध था वो आयनिक था, लेकिन उसके कोवेलेंट नेचर को कुछ भी संज्ञान में नहीं लिया। तो ये CFT की कुछ क्या थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की क्या थी, कुछ कमी थी। और जिन्हें किसने दूर किया, LFT और MOT ने। लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा इन कमियों को समझाया जा सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है।